तो एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जिससे एक मरा हुआ इंसेक्ट मिलता है। वो उस मरे हुए इंसेक्ट को दफनाने लेके चली जाती है और उसके बाद प्रेयर करने लगती है, जिसके तुरंत बाद वो इंसेक्ट जाग जाता है और उड़कर उससे पूछने लगता है आई ओ तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कैरेक्टर रिप्लाई करती है कि मैं यहाँ पे जस्ट घूम रही हूँ। तो इससे पता चलता है हमारे इस कैरेक्टर का नाम है आई ओ तो उसके बाद वो इंसेक्ट बोलता है कि इतनी रात को, तो आई ओ तो बोलती है कि ये शायद से ड्रीम है। तो वो इंसेक्ट आई से क्वेश्चन करता है कि तुम्हें ड्रीम पसंद है या फिर रियलिटी। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम आई ओतो को भागते हुए देखते हैं इंसेक्ट के साथ, और इंसेक्ट कह रहा रहता है कि ये तो अब के लिए फ्री है लेकिन नेक्स्ट टाइम से अपना वॉलेट लेकर आना। तो आई ओतो बोलती है कि ये कितने का है। तो इंसेक्ट कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है, ये एक स्पेशल कैप्सूल है। तो आई बोलती है एक स्पेशल कैप्सूल मतलब कैसे। तो उसके बाद आई एक टनल के वहाँ पे पहुँचती है और उसके अंदर जाने लगती है। देन पीछे से वो इंसेक्ट आवाज देने लगता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। तब हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोई हुई रहती है और उसके पास में एक एग पड़ा हुआ रहता है। देन उसके बाद आई सोकर उठती है और उस अंडे को टच करने लगती है और उसे फोड़ने की कोशिश करती है। वो बहुत ट्राई करती है, कभी उसको बॉईल करने की, कभी ऊपर से फेंकने की, कभी उस एग को तोड़ने की, लेकिन वो एग नहीं टूटता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आई से मिलने उसकी टीचर आई रहती है। तो उसकी मॉम आई को बुला रही रहती है लेकिन उसकी टीचर बोलती है रहने दीजिए, कोई बात नहीं। देन उसके बाद क्या होता है कि आई के फैमिली वाले सब सोए हुए रहते हैं। तो आई हुडी पहनकर थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करती है। देन वो सामने देखती है कि वो अलग ही वर्ल्ड में आ गई है। जैसे वो पैर आगे बढ़ाती है तो वो सडनली अपने स्कूल के वहाँ पे पहुंच गई रहती है। तो आई जस्ट सामने दो लड़कियों को देखती है और वो दो लड़कियां वॉल के ऊपर कुछ लिख रही रहती है जिस पे लिखा हुआ रहता है कि मर जाओ। जैसे वो लड़कियां पीछे मुड़ के देखती है तो आई उन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और देन सडनली एक अनाउंसमेंट होने लगता है। देन उसके बाद आई वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है। तभी टॉयलेट पेपर से आवाज़ आया रहता है कि आई तुम इस अंडे को तोड़ दो। तो आई उस अंडे को फेंक देती है और उस अंडे में से एक लड़की निकलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आई वॉशरूम के वहाँ पे बैठी रहती है और अंडे में से जो लड़की निकली रहती है वही आई के सामने आती है और उस लड़की के जस्ट सामने एक दूसरी लड़की खड़ी रहती है जो कि एकदम मॉन्स्टर की तरह दिख रही रहती है। और उस लड़की के पीछे कई सारे मॉन्स्टर भी खड़े रहते हैं और उस लड़की के हाथ में एक कुल्हाड़ी रहता है और वो कुल्हाड़ी को वो जो एग में से लड़की निकली रहती है उसके ऊपर मारने लगती है। और वो एग वाली लड़की और आई दोनों भागने की कोशिश करने लगते हैं उससे बचने के लिए। तो दोनों भागते भागते देखते हैं कि वहाँ पे एक इविल आई के ऊपर अटैक करने लगता है और आई जख्मी हो जाती है। तो वो एग वाली लड़की से पूछती है कि यहाँ से खून निकल रहा है, क्या मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद मॉन्स्टर आने लगता है और उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वो लोग बचते बचते एक क्लासरूम के वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे दोनों बच पाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही आई का जो चोट रहता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। सो वो लड़की आई को एक्सप्लेन करती है कि इस दुनिया में तुम मर नहीं सकती और तुम्हें चोट भी नहीं लग सकता है। देन उसके बाद आई थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो आई बोलती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो लड़की जवाब देती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने वो अंडा खरीदा था। तो उसके बाद आई कहती है कि वो अंडा मैंने खरीदा नहीं था, उसने मुझे बोला था कि पहला टाइम फ्री है तो मुझे वो फ्री में मिला था। तो एक वाली लड़की बताती है कि इस दुनिया में जो भी चीजें फ्री में मिलती है वो अच्छी नहीं रहती है। तो लड़की आई से क्वेश्चन करती है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तो आई बोलती है कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बोल सकती हो, मेरा भी एक्चुअल में कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड है। तो आई बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ये दोनों यही बात डिस्कस कर रहे रहते हैं। तभी उन दोनों को एहसास होता है कि शायद से मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो वो लड़की आई से पूछती है चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। तो आई बोलती है सॉरी मैं नहीं जा सकती हूँ। तो पता चलता है हमें बाद में कि मॉन्स्टर उस लड़की के पीछे पड़े हैं जो एग में से निकली है। तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद आई दूसरी जगह चली जाती है और जहाँ पे वो एक दरवाजे को देखती है, उस दरवाजे के जस्ट पास जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे एक स्टैचू रहता है। उस स्टैचू को देख के आई को अपना एक पास्ट याद आ रहा रहता है। तभी हमें पता चलता है कि आई की जो फ्रेंड रहती है वो सुसाइड करी रहती है स्कूल के ऊपर से छलांग लगाकर। तभी हमें आई का एक बैक स्टोरी बताया जाता है जहाँ पे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई रहती है और वो सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे रही रहती है और उस लड़की का नाम रहता है कोतो। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई रहती है और सभी
स्टूडेंट अपने घर चले गए रहते हैं और आई अकेली कहीं पे बैठी रहती है। तभी उसके पीछे कोतो आती है और देखती है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो उसके बाद कोतो आई से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो आई बोलती है कि मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ और गेम खेल रही हूँ। तो कोतो पूछती है कि क्या तुम्हें गेम पसंद है। तो आई बोलती है हाँ मुझे पसंद है। देन आई उसको बोलने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। तो कोतो पूछती है लेकिन क्यों। तो आई बोलती एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ और मेरे से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है। देन उसके बाद कोतो उसका मुंह पकड़ के देखने लगती है कि दिखाओ किस एंगल से तुम आखिर बदसूरत हो। देन कोतो ध्यान से देखती है तो आई के कलर रहते हैं वो दोनों डिफरेंस रहते हैं। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीन आई के घर के वहाँ का दिखाता है जहाँ पे आई अकेली अपने घर में बैठी रहती है चादर ओढ़कर। देन क्या होता है कि उसके घर पे कोतो आती है और उसकी मम्मी बोलती है कि आई देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है। तो आई बोलती है मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और वो मेरी फ्रेंड नहीं है एक्चुअली। तभी कोतो सडनली उसके कमरे के अंदर आ जाती है और आई को बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारा बैग और अम्ब्रेला लेकर आई हूँ। तभी उसके बाद क्या होता है कि कोतो आई को बोलती है कि तुम्हारे आईज के कलर अलग अलग है ना, जो तुम्हें बीमारी है उसे हेटोक्रोमिया बोलते हैं, जो कि कैट्स और डॉग में नॉर्मल होता है काफी। तभी कोतो आई से पूछती है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। तो आई हाँ बोलती है और तब से दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए रहते हैं। देन हमारा सीन प्रेजेंट में आता है और आई स्टैचू के वहाँ पे बैठी रहती है और कहती है कि हाँ ये मेरी गलती है। तभी स्टैचू की आंखों से आंसू निकलने लगता है। देन सडनली क्या होता है कि जो एग में से लड़की निकली रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो सोचती है कि शायद उसने सारे मॉन्स्टर्स और इविल्स को मार दिए हैं, बट वो गलत थी। वहाँ पे सडनली बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन दोनों के पीछे पड़ने लगते हैं। देन आई इस बार सोचती है कि इस बार मैं इस लड़की की मदद करूंगी। तो आई के हाथ में जो पेन रहता है उसको दबाती है तो वो सडनली वो काफी बड़ा एक हथियार बन जाता है और आई छलांग लगा के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि वो लड़की रहती है उसके हाथ में कुल्हाड़ी रहता है। देन जो एग में से लड़की निकली रहती है वो आई को अपना नाम बताती है और बोलती है मेरा नाम कुरुमी साइजो है। देन आई भी अपना नाम बताती है और दोनों हैंडशेक करते हैं। तो साइजो आई को गुड बाय बोलती है और कहती है कि प्लीज मुझे भूलना मत। आई कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है। देन सडनली क्या होता है कि साइजू गायब हो जाती है और वहाँ पे धुआं सा ब्लास्ट होने लगता है। देन उसके बाद एक फिर से अनाउंसमेंट होता है और उसमें बताता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस पाना चाहती हो। उसके बाद आई दोबारा उस स्टैचू के वहाँ पे जाती है। देन आई उस स्टैचू को टच करती है और देखती है कि वो स्टैचू थोड़ा सा गर्म हो चुका है। तब आई को रियलाइज होता है कि वो जितने लोगों की जान बचाएगी उस हिसाब से उसके बेस्ट फ्रेंड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड रहती है कोई तो वो रिटर्न आ सकती है, जो कि स्टैचू बन गई रहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि सीन शिफ्ट होता है और हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाता है जहाँ पे आई सोई हुई रहती है, उसकी मॉम जगाती है और आई ब्रेकफास्ट करने जाती है। जैसे आई ब्रेकफास्ट करती है उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो सडनली बेहोश हो जाती है। तो उसकी मम्मी आई को हॉस्पिटल ले गई रहती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा उसकी मम्मी रो रही रहती है। देन हम वहाँ पे देखते हैं कि आई के टीचर भी आए हुए रहते हैं और पूछते हैं कि आखिर आई को क्या हुआ है। तो आई की मॉम बोलती है कि मुझे भी पता नहीं। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि आई फिर से हुडी पहन के नेक्स्ट सुबह रनिंग कर रही रहती है और भाग रही रहती है और साथ में हम लोग देखते हैं कि वो इंसेक्ट भी रहता है और इंसेक्ट बोलता है क्या तुम इस बार अपना वॉलेट लेकर आई हो। तो आई बोलती है हाँ मैं इस बार लेकर आई हूँ। तो आई उस इंसेक्ट से क्वेश्चन भी करती है कि आखिर मुझे कितने लोगों को बचाने होंगे अपनी बेस्ट फ्रेंड को वापस लाने के लिए। तो इंसेक्ट जवाब देता है कि मुझे भी पता नहीं। तो आई दोबारा उस अंडे के वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे न्यू अंडे बन रहे होते हैं। आई क्वेश्चन करती है जुगनू से क्या साइजू ने अपने आप को मारी थी। तो जुगनू बोलता है कि मुझे भी आइडिया नहीं है इस बारे में। देन आई भागते भागते फिर से एक न्यू वर्ल्ड में पहुँच जाती है जहाँ पे उसे 2 न्यू कैरेक्टर दिखते हैं, जिनमें से एक का नाम रहता है आका और जो फीमेल रहती है उसका नाम रहता है उरा आका। फिर उसके बाद आई सामने देखती है कि एक लड़की अंडे निकाले रहती है और वो सोचती है कि यहाँ पे मैं ही अकेली नहीं हूँ, यहाँ पे तो कोई और भी है। और आई उस लड़की को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद आई ओतो जाके उसके पास बोलती है कि मेरा नाम आई ओतो है, आज का मौसम तो काफी अच्छा है, तुम्हारी ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीदी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आई ओतो उससे पूछती है, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वो लड़की नहीं देती है, जिसके बाद आई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो साइड में जाके बैठ जाती है। जिसके बाद वो लड़की उससे क्वेश्चन करती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन करूँ। तो ये सुन के आई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पास जाके बोलती है हाँ तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो जो चाहो। तो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम किसके लिए लड़ाई कर रही हो। तो आई बोलती है कि ये तो काफ़ी सिंपल है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कोतो के लिए
लड़ाई कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मतलब तुम अपने आप से प्यार नहीं करती हो। तो आई बोलती करती हूँ, क्या तुम करती हो? तो बोलती है हाँ, मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो आई पूछती है तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ पे हूँ, जिसे मैंने मरने छोड़ दिया था। सो हमें सीन अब आई के घर के वहाँ का दिखाता है, जहाँ पे आई बोलती मैं घर आ गई हूँ। तो उसके बाद आई की मॉम और आई के टीचर उसका वेलकम करते हैं और अंदर जाके पूछते हैं आई के टीचर कि अब तुम्हारा दर्द कैसा है, तुम्हें हम लोग को बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारी माँ पूछ रही है बार बार। तो आई कुछ भी आंसर नहीं करती है और आई का टीचर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत नफरत करते हो, लेकिन कितना नफरत करती होगी तुम मेरे से? तो आई बोलती है कि मैं आपसे कोई नफरत नहीं करती हूँ। उसके बाद आई डिनर कर रही रहती है और डिनर करने के बाद वो जाती है बेड पर सोने के लिए। उसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे वो कैरेक्टर आई को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देती है और कहती है कि कुछ भी हेल्प चाहिए होगा या फिर एग खरीदना होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, और हाँ याद रखना मेरे कांटेक्ट का मिस यूज मत करना। यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इस कैरेक्टर का नाम है नेहरू। तब हम प्रेजेंट में देखते हैं आई ने एक एग खरीदी थी, लेकिन वो बहुत वेट करी थी कि ये एग कब टूटेगा। एक टाइम के लिए वो सोचती है कि अगर ये एग टूटेगा ही नहीं तो मुझे किसी को बचाना ही नहीं पड़ेगा, कितना अच्छा रहेगा ना। तब वो एक क्लासरूम में एक एग को डेस्क पे रख देती है और खुद को पर्दे में लपेट लेती है और वहाँ पे एग सडनली हिलने लगता है और तब उसको डर लगने लगता है कि कहीं एग गिर के टूट ना जाए। वो बहुत कोशिश करती है उसको प्रोटेक्ट करने की, लेकिन पर्दे में वो सडनली गिर जाती, जिसके बाद वो एग टूट जाता है। तब आई क्या करती है कि वो उस क्लासरूम को बंद करके खुद बाहर चली जाती है और वहाँ पे खड़ी रहती है। तब आई अपने आप को रिलैक्स फील करवाती है और वो डोर जैसे ओपन करती है वो लड़की भी बाहर आ जाती है और उस लड़की का हाथ पकड़ के आई भागने लगती है। तब आई उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा के रहूंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब हम लोग देखते हैं कि वो लड़की आई से बहुत कुछ पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ये कौन सी जगह है और आखिर ये है क्या। तो आई बोलती कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन वो लड़की आई का हाथ पकड़ के वो मॉन्स्टर की तरफ ही जाने लगती है। आई उसे बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और उसे लेकर भागने लगती है। फिर वो लड़की आई का हाथ पकड़ के वो मॉन्स्टर की तरफ चली जाती है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसके पे अटैक करने आता है। तभी तुरंत ही आई आती है और उसे बचा लेती है और उसका हाथ पकड़ के भागने लगती है और भागते भागते उसको एक डोर दिखाई देता है। उस डोर को ओपन करती है और आई और वो लड़की दोनों साथ में उस डोर के अंदर चले जाते हैं और तुरंत ही उस डोर को क्लोज कर देते हैं। उस डोर के बाहर हम लोग टेरिस का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्टैचू रहता है और आई उस लड़की को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मेरा नाम आई ओतो है। तो वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम मिनामी सुजुहारा है। उसके बाद आई उस लड़की से प्रॉमिस करती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी कोइतो की तरह। तब आई उसको कोइतो का स्टैचू दिखाती है और वो लड़की पूछती है कि आखिर ये कौन है। तो बोलती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि स्टैचू बन गई है। देन उसके बाद आई सडनली उस लड़की को देखने लगती है और वो लड़की पूछती कि तुम मुझे इस तरह से देख क्यों रहे हो। तो आई बोलती तुम्हारे फिगर तो काफी मेंटेनेंस है। तो वो बोलती है एक्चुअली क्या है कि मैं जिम्नास्टिक करती हूँ और जो मेरे कोच है ना उन्होंने मुझे मेंटेनेंस करने के लिए मजबूर करा हुआ है। तभी वो लड़की अपना एक बैक स्टोरी बताती है जहाँ पे वो बताती है कि मुझे हर सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस के लिए जाना रहता है। मेरी कोच बहुत फोर्सफुली मेरे से प्रैक्टिसेस करवाती है और ऊपर से मुझे सोने भी नहीं देती रहती। बहुत टॉर्चर मुझे सहन करना पड़ता है। काश मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह स्पिरिट और गट्स फीलिंग होती। तब आई बोलती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तब हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है जहाँ पे आई थोड़ी कंफ्यूज रहती है कि अनाउंसमेंट कहाँ से आ रही है। तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि अनाउंसमेंट यहाँ से आ रहा है और वहाँ पे वो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो अनाउंसमेंट में बताता है कि तुम्हें वंडर किलर को किल करना पड़ेगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि वंडर किलर आखिर कौन है। तब यही सब बातें आई उस अनाउंसर से बात करी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो ये लड़की रहती है वो देखती है उसके सामने वाला जो डोर रहता है वो कोई सामने से तोड़ रहा रहता है और वो समझ जाती कि वंडर किलर यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है कि वंडर किलर दरवाजा तोड़ के टेरिस के पे आ जाता है। उसके बाद आई वहाँ पे आती है और बोलती अरे ये लेडी कौन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो वंडर किलर बताती है कि चलो सुजुहारा तुम्हें प्रैक्टिस करने जाना है। तब हमें पता चलता है कि आखिर सुजुहारा की कोच है। तब आई बोलती है कि ये वंडर किलर तुम्हारी कोच है, रुको मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगी। तब सुजुहारा उसे मना कर देती है और बोलती कि नहीं तुम रहने दो, इससे कुछ भी मत करो। तब सुजुहारा झुककर उसके सामने उसकी सारी बातें मानी रहती है और बोलती कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। तब आई बोलती कि तुम आखिर इसकी बात क्यों सुनना चाहती हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें ये बहुत परेशान करती है, टॉर्चर करती है। तो सुजुहारा बोलती है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, वो जो भी बोलती है वो मेरे भलाई के लिए बोलती है मेरी कोच। और हम लोग बैकग्राउंड में यहाँ पे देखते हैं कि उस कोच का चेहरा रहता है वो एकदम पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब आई ये सब देखती है तो आई बोलती कि मिनामी
जल्दी से वहाँ से हट जाओ। लेकिन आई जैसे ही वंडर किलर के ऊपर अटैक करने जाती है, वो वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देती है और आई को घायल कर देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आई का एक फ्लैशबैक, जहाँ पे जो आई की बेस्ट फ्रेंड रहती है उससे कुछ लोग बुली कर रहे रहते हैं, जिसकी वजह से आई उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। लेकिन दोनों साथ में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और क्या तुमने उन लोगों से वीडियो ले लिया? तो आई बोलती है कि हाँ मैंने ले लिया। तो आई बहुत सॉरी बोलती है कोई तो कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं कि आई थोड़ी सी होश में आती है और बोलती है कि सॉरी मैं थोड़ी सी डर गई थी, तुम चिंता मत करो, लेकिन इस बार मैं डरूंगी नहीं, इस बार मैं तुम्हें बचा के रहूंगी। तब आई जाती है सुजुहारा को ढूंढने के लिए और उसे मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे जो उसकी कोच रहती है उसका गर्दन पकड़ के उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारी रहती है। तो वो कोच उसे मार मार कर बता रही रहती है कि तुम्हें अपना प्रैक्टिस सीरियसली करना चाहिए और तुम्हारे अंदर जो गट्स फीलिंग नहीं है उसे कैसे भी करके तुम्हें अपनी गट्स फीलिंग को लानी होगी, वरना देख लो मैं तुम्हारा क्या हालत करूंगी। उसके बाद सुजुहारा पीछे देखती है कि आई आती है उसे बचाने के लिए और उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तब सुजुहारा बोलती है कि आई तुम यहाँ पे। तब वो वंडर किलर पीछे देखती है और आई बोलती कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो आई जैसे ही उसके पे अटैक करती है, वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देती है और आई कहीं दूर जाके गिर जाती है। उसके बाद सुजुहारा बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे एकदम अकेला छोड़ दो। तो आई बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी करके प्रोटेक्ट करके रहूंगी। तब आई जाती है और वंडर किलर से फाइट करती है, बहुत ज्यादा फाइट करती है। लेकिन वो वंडर किलर आई के ऊपर ही उल्टा हावी पड़ जाती है। जिसके बाद सुजुहारा कोच के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी, उसे छोड़ दो प्लीज। तो वंडर किलर उल्टा सुजुहारा को ही धक्का दे देती है और उसका जो रिबन रहता है बाल से वो निकल जाता है। तब आई उठती है और देखती है वो रिबन काफी ज्यादा ग्लो कर रहा रहता है और वो सोचती है कि अब मैं इसे इस रिबन से ही मारने वाली हूँ। तो आई क्या करती है, उस रिबन को लेती है और उस वंडर किलर के ऊपर ही अटैक करती है। लेकिन वंडर किलर क्या करती है कि आई की आंखों पे कुछ तो स्टफ डाल देती है जिससे आई को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है कि आई उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जैसे वंडर किलर उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है तो सुजुहारा आई को गाइड करती है और उस वंडर किलर को मारने में हेल्प करती है और आई फाइनली उसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो कोच यानी कि वो वंडर किलर मर जाता है। उसके बाद दोनों साथ में बैठे रहते हैं और सुजुहारा बोलती है कि यार तुम कितनी अच्छी हो, काश मैं तुम्हारे साथ और भी देर तलक रह सकती थी। उसके बाद तुरंत ही वो सुजुहारा धूल बन के गायब हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है और आई उसी जगह पे रिटर्न जाती है जहाँ से वो एग मिला रहता है और आई वो एग लेके जा रही रहती है। तभी वहाँ पे वो दो कैरेक्टर रहते हैं, आका और उरा आका। आका आई को रोकता है और कहता है कि एक एग काफी है तुम्हारे लिए। तो आई कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है और आका बोलता है कि आखिर ऐसे लोगों को बचा के क्या फायदा जो लोग खुद ही मरना चाहते हैं। तो आई बोलती है कि चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, वो अपनी सिस्टर को बचा रही है। तो आका बोलता है कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि नेहरू काफी बहादुर है और वो अपनी सिस्टर को बचा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग खुद से मरना चाहते हैं या खुद से मर गए हैं उससे तुम लोग आखिर क्यों बचा रहे हो। तो बोलती है कि तुम लोग अपनी चिंता करो। सो अब हमें यहाँ पे ये चीज पता चलता है कि जो ये नेहरू कैरेक्टर है ये भी आई की ही तरह है इस वर्ल्ड में, जहाँ पे ये भी एक ना एक एग खरीदती है और एक ना एक कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जैसे कि आई बचा रही है। और आई अपने बेस्ट फ्रेंड को रिटर्न लाना चाहती है और नेहरू अपनी सिस्टर को। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेहरू को एक हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और आई जाती है उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बन गए। तो आई बोलती है क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। उससे बहुत सारा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सडनली कोई आ जाता है और आई वहाँ से चली जाती है। देन हम लोग एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं, वो वंडर किलर से लड़ाई कर रही रहती है और वंडर किलर को किल करने के बाद एग में से जो कैरेक्टर निकले रहते हैं वो इसको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद ये कैरेक्टर थोड़ा सा आगे जाती है और एक स्टैचू को बोलती है कि ये खूबसूरत गार्डन कितना अच्छा है, यहाँ पे खूबसूरत लड़की ही काफी अच्छी लगती है, ना कि तुम्हारी जैसे एक मोटी लड़की। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आई ओहतो को देखते हैं जो कि एग खरीद के जा रही रहती है। उसके पीछे से वही लड़की आ रही रहती है और सडनली गिर जाती है। तब आई पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पेट में दर्द होने लगा है। तो आई बोलती है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा भी बताया नहीं था कि मेरा बॉडी यहाँ पे पेन करेगा। आका और उरा आका बोलते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब उसके बाद वो कैरेक्टर सडनली उठ जाती है और नॉर्मल हो जाती है और बोलती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ
मेरा नाम कवाई रिका है और कवाई का मतलब होता है क्यूट, जो कि मैं हूँ। उसके बाद आई बोलती क्या तुम भी अपनी फ्रेंड को यहाँ पे बचाने आई हो? तब रिका आई को बोलती है कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट लेंसेज तो काफी अच्छे लग रहे, आइडिया काफी अच्छा है कलर मिक्सिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करने का, ये काफी ज्यादा वायरल जा सकता है। तब उसके बाद आई शर्माते हुए अपने बाल से अपने आंखों को छुपाने लगती है। उसके बाद रिका बोलती है चलो छोड़ो, एक्चुअली तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो, मैं अपना वॉलेट भूल चुकी हूँ और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो आई उसे थोड़े से पैसे देती है और उसके बाद रिका बोलती है कि मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी जल्द से जल्द। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि आई अपना घर का काम कर ही रहती है और जैसे वो अपना डोर ओपन करती है तो वहाँ पे दरवाजे के बाहर एक लड़की बैठी रहती है और ये रिका रहती है। रिका को देख के आई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आई पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें मेरा घर पता कैसे चला? तो रिका बोलती है कि मैंने कल तुम्हारा पीछा करी थी। तो आई बोलती है क्या तुम पैसे रिटर्न करने के लिए मेरा पीछा करी? तो रिका बोलती है अरे एक्चुअली क्या है कि मैं फिर से पैसे अपना भूल चुकी हूँ, क्या तुम मुझे रिटर्न थोड़े से कैश दे सकती हो? तब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आई और रिका दोनों हॉस्पिटल जा रहे रहते हैं नेहरू से मिलने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर नेहरू का चेकअप कर रहे रहते हैं और रिका जबरदस्ती मस्ती करते हुए उसके रूम में चली जाती है और उन लोग को डिस्टर्ब कर देती है। देन उसके बाद स्नैक टाइम होता है और वो लोग स्नैक कर रहे रहते हैं। तभी आई नेहरू को वंडर एग दे रही रहती है और कहती है कि इसको वेस्ट मत करना। देन उसके बाद आई नेहरू को इंट्रोड्यूस कराती है रिका से, बोलती है कि ये रिका कवाई है। तो रिका बोलती है हाँ मेरा नाम रिका कवाई है, जो कि मैं काफी ज्यादा क्यूट हूँ इसीलिए मेरा नाम रिका कवाई रखा गया है। देन उसके बाद क्या होता है कि रिका नेहरू को बोलती है क्या तुम मेरे आइडल ग्रुप में आना चाहती हो? इससे पहले मेरा एक ग्रुप था आइडल वाला, लेकिन वहाँ पे सब लोग बदसूरत लोग थे और मैं काफी ज्यादा क्यूट थी, इसीलिए वो ग्रुप खत्म हो गया, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि न्यू ग्रुप बनाए। तो नेहरू बोलती नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। देन उसके बाद रिका क्या बोलती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुम्हारा लॉस है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आई अपने घर पे जा रही रहती है और वो छुपके से अपनी फ्रेंड को घर पे लेके जा रही रहती ताकि उसकी मम्मी को पता न चले। लेकिन सडनली क्या होता है कि उसकी मम्मी बाहर निकलती है और कहती है कि आई तुम आ गई, तुमने अपनी फ्रेंड को लेके आई हो, चलो आ जाओ अंदर। तो अब क्या होता है कि मिस्टर सावाकी बाहर आता है और आई के मॉम से बात करता है और कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, थैंक यू। तब रिका बोलती है इतना गुड लुकिंग मैन क्या तुम्हारे पापा है? तो आई बोलती है कि नहीं ये मेरे पापा नहीं है, ये मेरे काउंसलर हैं। तब उसके बाद दोनों रूम के अंदर जाते हैं। तब रिका बोलती है कि इसकी वजह क्या होगी कि इतना हॉट काउंसलर तुम्हारे साथ रह रहा है? तब आई बोलती वो कोयतो की वजह से मेरे साथ में रह रहा है क्योंकि कोयतो मर चुकी है। तब उसके बाद आई रिका को अपनी बैक स्टोरी बता रही रहती है और रिका बोलती है कि प्लीज अभी चुप हो जाओ, पहले मुझे स्नैक्स खाना है, उसके बाद तुम अपना ये दुख दर्द मुझे बताना। उसके बाद आई बोलती क्या तुम भी अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए ये खरीदती हो? तो रिका बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं मेरी फैन है, एक्चुअली क्या है कि मेरे सारे खर्चे वही उठाती थी। मेरे पापा कहते थे कि सुंदर लड़की को पैसे की जरूरत ही नहीं है, उसके जो फैंस होते हैं वही उसके खर्चे उठाते रहते हैं। चिमी थी वो भी यही करती थी, वो मेरी बहुत अच्छी फैन थी और वो मेरे सारे खर्चे उठाती थी। उसके बाद क्या होता है कि दोनों स्नैक्स खा रहे रहते हैं और रिका बोल रही रहती कि चिमी बहुत मोटी लड़की थी, दिखने में भी वो बहुत बेकार लग रही थी, मुझे तो उसे अपने फ्रेंड बोलने में भी बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपने फैन बनाई। अब उसके बाद आई बोलती क्या तुम अपनी फ्रेंड लुक्स के बेस पे बनाती हो? तब रिका बोलती हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि रिका पूछती कि जो तुम्हारी फ्रेंड थी कोई तो क्या वो क्यूट थी? तो आई बोलती कि वो क्यूट ही नहीं थी, वो क्यूट से भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। तब उसके बाद रिका उसकी फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगती है और आई को गुस्सा आने लगता है, गुस्से के मारे वो टेबल पे हाथ पटकती है जिससे जूस गिर जाता है। एंड देन हम लोग आई और नेहरू का चैटिंग देखते हैं जहाँ पे नेहरू बोली रहती है कि उस लड़की पे तुम्हें शायद से नजर रखनी चाहिए। तो आई पूछती क्यों? तो बोलती कि वो ठड़की लगती है एकदम, मतलब कि वो डॉक्टर के ऊपर लाइन मार रही थी यार, तुमने देखा? तो आई बोलती हाँ मेरे घर पे भी आई ना तो मिस्टर सावाकी के ऊपर लाइन मारी थी और बोली थी कि कितना गुड लुकिंग हैंडसम और हॉट मैन है, उससे मतलब अडल्ट मैन ज्यादा पसंद है। तो नेहरू बोलती कि तुम्हें उससे दूर रहने चाहिए, ये इससे लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें अडल्ट मैन पसंद आते हैं। तो आई बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो थोड़ी सी पागल है। एंड देन क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रिका बाथ ले रही रहती है और उसके बॉडी पे कहीं पे खरोच आई रहती है और वो अपने आप से प्रॉमिस करी रहती है कि इसके बाद से मैं कोई भी दर्द नहीं सहने वाली हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे आई अपनी फ्रेंड कोयतो को बुला रही रहती है और जैसे ही डोर ओपन करती है तो हम लोग देखते हैं कि कोयतो और मिस्टर सावाकी दोनों एक दूसरे को हग करे रहते हैं। आई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आई का सपना रहता है और वो मन में बोल रही रहती है कि कोयतो क्यों आखिर ऐसा करी। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आई फिर से एक दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पे कई सारे फ्लावर है, जहाँ पे वो ये सब देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिका आई को बोल
रहती है कि तुम गार्डन में आके भी इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। और उसके बाद रिका बता रही रहती है आई को कि वो देखो वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा वॉलेट। आई को ये सब समझ नहीं आ रहा रहता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तभी वहाँ पे हवा से फ्लावर के कुछ पंखुड़ियाँ उड़ती है और वो आई को समझाता है कि तुम दोनों साथ में सोए थे ना, इसलिए तुम रिका के सपने में आ गए। तब उसके बाद आई बोलती कि मैं उसके सपने में कैसे आई, वो क्यों नहीं मेरे सपने में आई। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि जिसकी फीलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है उसके सपने में वो कैरेक्टर आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो रिका है उसकी फीलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आई तुम यहाँ पे आ चुकी हो। उसके बाद आई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती कि यार तुम अपनी फ्रेंड को वॉलेट कैसे बोल सकती हो, मतलब वो तुम्हें पैसा खर्च करने की मशीन लगती है क्या। रिका बोलती है अरे शांत हो जाओ, ये लो अंडा फोड़ो। तभी वो लोग अंडा तोड़ते हैं तो उस अंडे में से माको और मिकी नाम की दो कैरेक्टर निकलती है। तब उसके बाद वो दो कैरेक्टर बोले रहते हैं कि हम लोग यूयू के सबसे बड़े फैन है और हमने उनके सारे कॉन्सर्ट अटेंड करे हैं। तब उसके बाद आई पूछती है कि आखिर ये यूयू कौन है। तब वो कैरेक्टर बताती कि यूयू एक सिंगर था जो कि सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने भी सुसाइड कर लिया। तब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद सीनो इविल्स आ जाते हैं और उन लोग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। आई और रिका ये दोनों भी टीम वर्क की तरह उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इन दोनों का टीम वर्क इतना पावरफुल नहीं रहता है, जिसमें से आई थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और रिका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है और उन सीनो इविल्स को काफी अच्छी तरीके से मारी रहती है। लेकिन इसी के चलते सीनो इविल्स अचानक से रिका के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद फाइट करते करते ये लोग एक टावर के वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सोचते हैं कि हम लोग वहाँ पे बच सकते हैं। तभी वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तब आई उससे पूछती है कि तुम मुझे चिमी के बारे में पूरा स्टोरी बताओ, आखिर कौन थी वो लड़की और वो मरी कैसे। उसके बाद रिका एक्सप्लेन करती है वो बैक स्टोरी, जहाँ पे वो बताती है कि हैंडशेक इवेंट था और वहाँ पे कई सारे अनपॉपुलर मेरे फैंस आते थे मेरे से हाथ मिलाने के लिए। उन्हीं में से चिमी मेरे से हमेशा हाथ मिलाने के लिए रोज आती रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा खर्चे भी करने लगी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने उससे देखा कि वो सामान को चोरी करके एक दुकान में सेल करी रहती है और उस पैसे से मेरे ऊपर खर्चा कर रही थी। तब मुझे पता चला कि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा चीज मिल चुका है जो कि मेरे पे अपना पैसा खर्च करने के लिए हमेशा रेडी है। एक बार क्या हुआ कि वो उसने मुझे बोली कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। तो मैंने उसे साफ साफ मना कर दी और मैंने उसे बोल दी कि तुम मोटी लड़की हो और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं, हम दोनों कभी फ्रेंड नहीं बन सकते हैं और मैं तुम जैसी लड़की को कभी भी अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहूंगी। और मैंने उसे बोल दी कि इसके बाद से कभी भी मेरे से मिलने मत आना। तो कई दिनों से वो मेरे से मिलने नहीं आई और मुझे किसी दूसरे फैन से ये पता चला कि उसकी मौत हो गई और मैं इसे भूल नहीं पा रही हूँ। चाहकर भी मेरे दिमाग से ये लड़की जा ही नहीं रही है, इसीलिए मुझे कैसे भी करके इसको रिटर्न वापस लाना है और इससे मुझे मिलना है। उसके बाद क्या होता है कि सडनली सीनो इविल्स वहाँ पे आ जाते हैं और इन चारों के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ये चारों भागने की कोशिश करते हैं। तभी आई सडनली गिर जाती है और सीनो इविल्स आके अटैक करने लगते हैं और आई को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे वो सोचती है कि आखिरकार क्यों कोई तो ने मुझे बताया नहीं और मेरे से क्यों नहीं बात करी, और वो सारे सीनो इविल्स के ऊपर अटैक करने लगती है और मारने लगती है। उसके बाद वो रिका को बोलती है चलो हम दोनों साथ में मिलकर वंडर किलर को किल करते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं वंडर किलर को, जिसका नाम रहता है मैडम साचिको और ये वो कैरेक्टर रहती है जो कि यूयू का स्टॉक करी रहती है और इसके चक्कर में पुलिस ने इसे गिरफ्तार करी रहती है और उसके बाद ये मर गई रहती है। तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैडम साचिको दोनों के ऊपर अटैक करी रहती है मिको माको के ऊपर और वहाँ पे दोनों आके उसको प्रोटेक्ट करने लगते हैं और मैडम साचिको बोलती है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तो रिका बताती कि हम वो है जो तुम जैसे मॉन्स्टर को मारने आए हैं। तब उसके बाद वो मॉन्स्टर सडनली रिका के ऊपर अटैक करने लगता है और रिका बन जाती है स्टोन। उसके बाद हम दो कैरेक्टर को देखते हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर का नाम रहता है मोमो और दूसरे का मीवा। मीवा वही कैरेक्टर है जो एग में से निकली है और यहाँ पे मोमो उससे पूछती है आखिरकार तुम कैसे मरी। तो यहाँ पे मीवा एक्सप्लेन करती है कि मुझे हर रोज एक आदमी बहुत परेशान करता रहता था, जिसकी वजह से एक दिन में हिम्मत करके उस आदमी के ऊपर चिल्लाई और बाकी लोगों को हेल्प के लिए बुलाए। तब से वो आदमी मुझे परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब मेरे पापा को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो आदमी मेरे पापा की कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव निकले, जिसकी वजह से मेरी मॉम हमेशा मुझे ब्लेम करती थी कि तुम अगर उस आदमी के साथ रहती तो उसकी वजह से हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। उसके बाद मीवा अपने आप को ब्लेम करती है कि मेरे क्यूटनेस की वजह से हर टाइम मेरी फैमिली वाले
को प्रॉब्लम ही हुई है। तो यहाँ पे मोमो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई, मिको और माको को। तीनों वंडर किलर से बचने के लिए भाग रहे रहते हैं। सडनली क्या होता है कि वो तीनों एक जगह पे रुक जाते हैं और आई बोलती है कि आखिरकार मैं इसको कैसे हराऊं। तभी वहाँ पे मिको और माको अपना पेनलाइट्स देते हैं आई को, जिसकी वजह से आई उस पेनलाइट की वजह से वंडर किलर के जो टैक्टिकल्स रहते हैं वो काट देती है और कहती है कि अब आ जाओ तुम मेरे सामने। तब हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं मोमो को। मोमो भी मीवा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वंडर किलर से लड़ाई कर रही रहती है, लेकिन वो वंडर किलर काफी ज्यादा पावरफुल रहता है और मोमो के ऊपर काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। जिसके बाद वो वंडर किलर मीवा को बोलता है कि मीवा चुपचाप मेरे सामने आ जाओ और मुझे तुम टच करने दो। तब मीवा बोलती है कि जाके अपनी वाइफ को टच कर। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई, मिको और माको तीनों एक साथ रहते हैं और सडनली वंडर किलर आती है और इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगती है और वो आई को अपने टैक्टिकल से पकड़ के बहुत बुरी तरह से नीचे गिरा देती है। तब वहाँ पे आई के ऊपर अटैक करने वाली रहती है वंडर किलर। तभी वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमें मोमो के वहाँ का सीन दिखाता है। तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोमो के ऊपर वो वंडर किलर काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। मीवा पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो मोमो बोलती है मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे वो वंडर किलर बोलता है कि मीवा जल्दी से आ जाओ मेरे सामने, मुझे तुम्हें टच करना है। तभी मीवा बोलती ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम मुझे टच करना चाहते हो ना, ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे आई के पे वो वंडर किलर अटैक करने वाली रहती है, वो सडनली रुक जाती है क्योंकि उसके सामने मिको और माको आ जाते हैं और यू के सॉन्ग बजा देते हैं। तब वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी यू फैन अपने फैन दोस्त के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। उसके बाद वंडर किलर काफी शांत हो गई रहती है और आई बोलती है कि हमें जल्दी से रिका के पास जाना होगा। तो मिको माको उस म्यूजिक को प्ले करते हुए उस रास्ते से रिका के पास जा रहे रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे वंडर किलर डांस करी रहती है इस सॉन्ग के ऊपर। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं मोमो के यहाँ पे क्या होता है कि मीवा अपना कपड़ा विपड़ा उतार के उस वंडर किलर के पास जा रही रहती है और वो वंडर किलर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और खुश हो जाता है। ये सब देखे मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से के मारे उस वंडर किलर के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं आई काफी ज्यादा गुस्से के मारे उस वंडर किलर के ऊपर अटैक कर देती है और उसके टैक्टिकल्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। जिसके बाद आई भी सोचती है वंडर किलर मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वंडर किलर काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है और ये अभी भी जिंदा है। तब हम लोग देखते हैं कि वंडर किलर फाइनली उठ जाती है और आई के ऊपर अटैक कर देती है। आई को बहुत बुरी तरह दबोच लेती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनली रिका आ चुकी है और रिका इस वंडर किलर को खूब मजा चखाती है। आई ये देखती तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो रिका यहाँ पे बताती है कि हम इस दुनिया में मर ही नहीं सकते हैं, अब बारी है इस औरत को इसकी दुनिया दिखाने का। तो चलो आई हम दोनों साथ में मिलके इस औरत को इसकी दुनिया दिखा देते हैं। तो यहाँ पे रिका और आई दोनों साथ मिलके टीम वर्क की तरह उस वंडर किलर के पे अटैक करते हैं और रिका उस वंडर किलर को कमजोर करती है और आई फाइनली उस वंडर किलर के पे अटैक कर देती है। जिसके बाद वो वंडर किलर पूरी तरीके से मर जाती है और वहीं पे घायल हो जाती है। तब हम लोग आगे देखते हैं कि मीवा और मोमो को जो कि ट्रेन के स्टेशन के वहाँ पे रहते हैं और मीवा बताती है कि तुम आखिरकार लड़की क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पता नहीं क्यों, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं हमेशा के लिए। और उसके बाद सडनली मीवा गायब हो जाती है। देन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं आई रिका, जो कि वहाँ पे रिका बोली रहती है कि फाइनली तुम भी अभी थोड़ी बहुत गर्म हो चुकी हो और तुम भी आने वाली हो जल्दी। तब हम लोग देखते हैं कि मिको और माको भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। तब हम लोग उसके बाद देखते हैं आई और नेहरू को, जो कि नेहरू टोटली अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वो फाइनली अपने घर जा सकती है, जहाँ पे दोनों साथ में जा रहे रहते हैं। तब वहाँ पे नेहरू बोलती चलो मैं तुम्हें अपने घर पे छोड़ देती हूँ। तो आई ये देखी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको इतना लग्जरियस गाड़ी में बैठने को कभी मिला नहीं है और ऊपर से ये सब चीजें देख के वो हैरान हो जाती है कि नेहरू इतनी रिच है कि मुझे पता ही नहीं था। तब यहाँ पे नेहरू बोलती है कि क्या रिका ने तुम्हें अपने पैसे वापस कर दिए? तो यहाँ पे आई बोलती है कि शायद से वो तो नहीं देने वाली है, चलो छोड़ो कोई नहीं। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के वहाँ पे आई और नेहरू आ गई रहती है और आई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। क्या तुम्हारे पापा यहाँ पे काम करते हैं?
तब वहाँ पे नेहरू बोलती है कि तुम ना लोगों के पे बहुत जल्दी यकीन कर लेती हो, अगर तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे रहेंगे ना तो शायद दुनिया अच्छी रहेगी, क्योंकि तुम इजीली किसी के पे ट्रस्ट कर लेती हो। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेहरू के सेक्रेटरी को, जो कि नेहरू बताती है कि ये मेरी न्यू फ्रेंड है, इससे मिलो, इसका नाम है आई। तब नेहरू की सेक्रेटरी बोलती है कि आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम तनाबी मिसाकी। तब उसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती है कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट, आप बहुत जल्दी ठीक हो गई। प्रेसिडेंट वर्ड सुन के आई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है प्रेसिडेंट। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में मोमो को देखते हैं, जहाँ पे आका और उरा आका बोलते हैं कि यहाँ पे कई सारे और भी गर्ल्स है, तुम्हें उन लोगों से भी दोस्ती करनी चाहिए। तो वहाँ पे मोमो पूछती है कि आखिर कौन? आका और उरा आका बोलते हैं शायद सनफ्लावर गर्ल। तब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोमो रास्ते से जा रही रहती है और वो सोच रही रहती है कि आखिर सनफ्लावर गर्ल्स होगी कौन आखिर। तब उसके बाजू से हम लोग देखते हैं कि आई और नेहरू दोनों साथ में जा रहे रहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं है। सो अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो वंडर किलर से लड़ाई कर रही रहती है। वहाँ पे वो वंडर किलर बोलती है कि ये कार सिर्फ गर्ल्स के लिए है और तू एक आदमी है, आदमी वाले कार में जाके राइड कर। तब वहाँ पे मोमो बोलती है ये कार हर एक लड़की के लिए और मैं भी एक लड़की ही हूँ, समझी क्या? उसके बाद मोमो उस वंडर किलर को काफी बुरी तरीके से मार देती है। सो हम लोग स्टेशन के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पे एग में से जो लड़की निकली रहती है वो रहती है और मोमो। एग में से जो लड़की निकली रहती है वो बोलती है कि मोमो तारो। तब वहाँ पे मोमो बोलती है कि मेरा नाम मोमो तारो नहीं है, मेरा पूरा नाम सावाकी मोमो है। तब वो लड़की बोलती है क्या तुम सच में एक लड़की हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक लड़की हो सकती हो। तब उसके बाद मोमो बताती है कि हाँ, क्योंकि मेरे बॉडी और मेरे चेहरे लड़कों की तरह दिखते हैं ना, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ। सो उसके बाद वो लड़की बोलती है चाहे तुम लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, आई लव यू सो मच। तब वहाँ पे वो उसको किस करने वाली रहती है, लेकिन वो लड़की गायब हो जाती है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पे मोमो एक स्टैचू के वहाँ पे आती है, जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब कि हारुका। इस कैरेक्टर का नाम है हारुका। और वहाँ पे मोमो एक पास्ट इमेजिन करती है, जहाँ पे मोमो और हारुका साथ में रहते हैं और हारुका बोलती है कि प्लीज मुझे टच करो। सो वहाँ पे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोमो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सो सीन हम दूसरे वहाँ का देखते हैं, जहाँ पे रिका और नेहरू दोनों साथ में रहते हैं और रिका सडनली बोल रही रहती है ओह शिट यार, मैं आज भी अपना वॉलेट भूल गई हूँ। तब वहाँ पे नेहरू बोलती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। तब वहाँ पे रिका बोलती है कि अरे यार क्या है कि मेरा जो वॉलेट है ना वो थोड़ा लेट हो चुका है इसीलिए, और मेरे पापा बोलते हैं कि एक सुंदर लड़की को पैसे की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मेरा वॉलेट अभी आने ही वाला है। सो उसके बाद नेहरू बोलती कि पहले तो तुम आई को ना अपना वॉलेट समझना बंद कर दो, समझी क्या? वो तुम्हारा वॉलेट नहीं है। तब रिका बोलती है अरे यार मैं तो मस्ती कर रही थी, चलो छोड़ो इसे। उसके बाद नेहरू बोलती है लेकिन ये मस्ती मुझे मजाक जैसा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ से मोमो जारी रहती है और वो बोलती है एक्सक्यूज मी। तो वहाँ पे रिका बोलती है वाओ यार तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। तब वहाँ पे नेहरू ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है। तब रिका बोलती है कि क्या लड़के भी अपने आप को मार देते हैं? सो उसके बाद आका और उरा आका एक्सप्लेन करते हैं कि मौत किसी की भी हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और तुम जिसे देख रहे हो ना ये एक लड़की है ना कि एक लड़का। सो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने आप को मिरर में देख के काफी ज्यादा रोती है, क्योंकि उसको सारे लोग लड़का समझते हैं जबकि वो एक्चुअल में लड़की है। तभी वहाँ से सडनली आई गुजरती है और बोलती है हे तुम रो क्यों रही हो? तभी मोमो बोलती है कि तुम्हें मैं कैसी दिख रही हूँ? तो बोलती है आई कि मुझे तो तुम एक रोती हुई लड़की लग रही हो, जो कि दिखने में एकदम मॉडल लगती हो। तब मोमो बोलती है क्या सच में? तब उसके बाद आई बोलती है हाँ तुम एकदम मॉडल की तरह लग रही हो, तुम्हारा जो नेक है ना वो एकदम मॉडल की तरह लग रहा है। उसके बाद नेहरू और रिका वहाँ से गुजर रहे रहते हैं। तभी आई बोलती है ये देखो इसकी गर्दन तुम्हें मॉडल की तरह नहीं लग रही है? तब नेहरू बोलती हाँ काफी अच्छी खासी नेक है इसकी, एकदम एडम्स एप्पल की तरह लग रहे हैं। तब आई बोलती है कि हाँ वो एडम्स एप्पल मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तब मोमो बोलती है कि एडम्स एप्पल तो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सो उसके बाद रिका बोलती है क्या मेरा भी नेक एक मॉडल की तरह दिख रहा है क्या? तो उसके बाद आई बोलती है कि तुम्हारा नेक एक मॉडल की तरह? वो तो मुझे कुत्ते के बच्चे की गर्दन की तरह दिखता है। तब रिका बोलती क्या
उसके बाद हम नेहरू को देखते हैं जो कि वंडर किलर के ऊपर अटैक कर रही रहती है, लेकिन वो वंडर किलर से इतना गंदा बदबू आता है और इतना बेहुदा दिखता है, जिसके बाद एग में से जो लड़की निकली रहती है वो भी उसको पत्थर से मारी रहती है। तभी वो वंडर किलर बोलता है, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही प्यार हूँ, और भागी हुई लड़की चुपचाप मेरे पास आ जा, मैं तुझे बहुत सारा प्यार देने वाला हूँ। मुझे पता है तेरे पेरेंट्स ने तुझे प्यार भी कुछ नहीं दिया है और तू घर से भागी हुई है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा जो तुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे नेहरू और ये लड़की दोनों इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मरता नहीं है। देन उसके बाद नेहरू एक स्ट्रेटेजी लगाती है जहाँ पे वो अपने गन पॉइंट से इसके ऊपर टारगेट करती है और सडनली शूट कर देती है, जिसके बाद ये वंडर किलर वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आई के घर पे उसके कई सारे फ्रेंड्स आए हुए रहते हैं, जहाँ पे आई के सारे फ्रेंड्स लोग आई की मॉम को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे नेहरू अपना नाम बताती है और रिका बोलती है कि आप तो मुझे पहले से जानते होंगे। उसके बाद मोमोई अपना नाम बताती है, तभी आई की मॉम बोलती है, क्या तुम मिस्टर सावाकी की रिलेटिव हो? तो मोमोई बोलती है, हाँ, क्या है कि वो मेरे अंकल है। एंड आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखे होंगे तो मैंने एंडिंग में एक सस्पेंस छोड़कर गया था, जिसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। जिसके बाद आई की मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आई के इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं, क्योंकि इससे पहले आई बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। देन क्या होता है कि रिका मोमोई को बोलती, यार तुम कितने ज्यादा हॉट हो, अगर तुम एक लड़के होते ना तो मैं पक्का तुम्हें ही डेट करती। तभी नेहरू बोलती कि थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है कि नहीं है तुम में। सो देन सब लोग मिलके एक डिस्कशन कर रहे रहते हैं, जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आखिरकार कोई तो की डेड कैसे हुई, जहाँ पे रिका थ्योरी लगाती कि हो सकता है कि मिस्टर सावाकी काफी ज्यादा हैंडसम है, हॉट है, हो सकता है कि उन दोनों का अफेयर हुआ होगा। तभी मोमोई बोलती कि मेरे अंकल ऐसे नहीं है, उन्होंने कई सारे बिल्लियों की मदद भी करी है। तभी रिका बोलती कि हो सकता है कि तुमने उनका डार्क साइड नहीं देखा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तो और मिस्टर सावाकी के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बताने लायक नहीं होगा और इसलिए कोई तो मर गई, एंड शायद से हो सकती है कि कोई तो प्रेग्नेंट हो गई होगी। ये सुन के मोमोई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसको बुरा लग जाता है, जिसके बाद रिका बोलती है, अरे मैं जस्ट मजाक कर रही थी, चलो छोड़ो ये बात। देन उसके बाद रिका बोलती है कि आई तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछती हो? तभी आई बोलती कि मैं अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, वो मिस्टर सावाकी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तभी रिका बोलती है कि हे एक मिनट रुको, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर सावाकी हर हफ्ते इसलिए आता होगा ताकि उसको तुम्हारे घर पे कोई प्रूफ मिल जाए जिसकी वजह से वो फंस जाए। तभी वहाँ पे मोमोई बोलती है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तभी रिका बोलती कि हे लेकिन ये हो सकता है शायद से। तभी वो सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई की मॉम बोलती है कि मोमोई बिल्कुल आपकी तरह है, इसलिए मैं उसको तुरंत ही पहचान ले। उसके बाद मिस्टर सावाकी बोलती है वो यहाँ पे आई कैसे, लेकिन मोमोई तो अलग स्कूल में है। उसके बाद आई एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे मिस्टर सावाकी उसकी पेंटिंग बना रहा रहता है और मिस्टर सावाकी बोलता है कि शायद से इस पेंटिंग बनाने से मुझे कॉन्फिडेंट आ जाए। उसके बाद कोई तो बोलती है कि मिस्टर सावाकी आर्ट एग्जिबिशन में पार्ट ले रहे हैं और वहाँ पे वो तुम्हारी पेंटिंग बनाने वाले हैं। तभी आई बोलती कि मेरी पेंटिंग? कोई तो बोलती अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें मना भी कर सकती हो। देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे रिका बोलती है आई तुम काफी लकी हो, तुम्हारी मॉम काफी अच्छी है। तभी आई बोलती कि क्यों, तुम्हारी मॉम कैसी थी? तो रिका बोलती कि मेरी मॉम तो एकदम बेकार घटिया किस्म की थी, एकदम टॉक्सिक थी वो। तभी आई बोलती कि मैं लकी हूँ कि मेरी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है और परफेक्ट है, वो हार्ड वर्कर है, प्लस घर का भी काम करती, ऑफिस भी संभालती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा हम लोग का साथ क्यों छोड़ दिया। तभी उसके बाद रिका बोलती कि ये होता है अक्सर, जो मर्द होते हैं ना वो देखना नहीं चाहते हैं कि औरत सक्सेस करे। तभी रिका नेहरू को गुदगुदी करने लगती है और नेहरू चली जाती है अपने एग वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़की बोलती है कि तुम्हारे बाल तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्या तुम स्पेशल कंडीशनर लगाती हो? तभी नेहरू बोलती है कि मुझे टच भी मत करना। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि आखिरकार मैं कैसे मरी? तभी नेहरू बोलती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे नेहरू इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन वो लड़की स्टोरी बता रही रहती है। सो उसके बाद वो लड़की बताती है कि जब भी एक लड़की जवान होती है ना तो उसके अंदर कई सारी प्रोग्रेस होने लगती है और उनकी कई सारे पार्ट्स ब्यूटीफुल होने लगती हैं। मेरी मॉम काफी बदसूरत थी, वो बहुत ट्राई करती थी सुंदर होने का, लेकिन वो नहीं बन पाई, काफी ज्यादा एसिड ये सब ट्राई करे, लेकिन वो बदसूरत रही। तभी उसके बाद क्या हुआ कि मैं मर गई और मैं ये सोच रही हूँ कि जो सुंदर लोग हैं वो मर क्यों नहीं जाते हैं? तुम भी सुंदर हो, तुम मर क्यों नहीं जाती हो? तभी वहाँ पे वो बोलती है कि तुम भी सुंदर हो, आखिरकार तुम क्यों नहीं मर जाती हो? मैं तो ये सोचती कि हम लोग आखिर जितने भी लोग सुंदर हैं वो लोग मर क्यों नहीं जाते हैं। ये सुन के
नेहरू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सारे लोग वही जगह जा रहे रहते हैं जहाँ पे से ये लोग एग खरीदते हैं। वहाँ पे इन लोग के एंजॉयमेंट के लिए काफी अच्छी एक जगह रहती है जहाँ पे ये लोग बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, आका और उरा आका कहते हैं कि जल्दी से एग खरीदो और तुम लोग घर चले जाओ। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें एक गेम तो खेलने दो। तो यहाँ पे ये लोग एक गेम खेलते हैं। तभी क्या होता है कि रिका और मोमोई साथ में एक फोटो ले रहे रहते हैं। तो रिका बोलती कि हे हम दोनों कपल नहीं लग रहे क्या इस फोटो में। तो मोमोई बोलते कि रुको मैं तुम्हें और फोटोज दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरी फ्रेंड्स के साथ फोटो है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोमोई और हारुका का साथ में फोटो रहता है। जिसके बाद मोमोई बोलती है कि एक हारुका ही थी जो कि मुझे लड़की की नजर से देखती थी, वरना सब कोई मैं लड़का ही लगती थी। पर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे बोलने लगी कि टच करो और मैंने उसे सडनली धक्का दे दी। उसके बाद ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और खेलते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ये लोग गार्डन में बैठ के काफी ज्यादा चिल आउट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी क्या होता है कि रिका के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। बोलती है क्यों ना हम लोग ये एग खरीदना बंद कर दे। मैं जानती हूँ कि चिमी मर गई है लेकिन वो खुद से मरी है, मैंने उसको थोड़ी ना मारे। ये जानती हूँ कि रीजन में ही थी बट फिर भी। उसके बाद नेहरू बोलती कि मैं जानती थी तुम इसी टाइप की लड़की हो। तो रिका गुस्सा हो जाती है और बोलती कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, समझी क्या। तभी उसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है और रिका मोमोई से पूछती है कि मोमोई मुझे तुम बताना क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो कि हारुका मरी है। तभी उसके बाद आई उठती और बोलती कि प्लीज शांत हो जाओ। तभी रिका बोलती है कि आई पहले तो तुम बताना क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो कि कोई तो तुम्हारी फ्रेंड मर चुकी है। क्या कोई तो की स्टैचू ने कभी ये बोला है कि मैं जिंदा होना चाहती हूँ। तुम आखिरकार उसको बचाना क्यों चाहती हो, उसे वापस क्यों लाना चाहती हो। तो आई बोलती है कि मुझे बस यही जानना है कि आखिरकार वो क्यों मरी है। उसके बाद रिका बोलती है कि आखिर हम लोग उसको क्यों बचा रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि हम लोग को रिग्रेट है, गिल्टी फील हो रही है, लेकिन मरे तो वो लोग खुद से ही है ना, हम लोगों ने तो नहीं मारे हैं। और आई तुम्हारी तो मॉम है, तुम्हें अपनी मॉम की चिंता करनी चाहिए। तुम आखिर क्या उस पास्ट को लेके रखी हो। मेरा तो समझ भी आता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं है तो इसलिए मैं उनकी चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो है, आखिरकार तुम तो उनकी चिंता करो ना। देन हम लोग नेहरू का बैक स्टोरी पता चलता है जहाँ पे नेहरू बताती है कि मेरी सिस्टर भी आखिरकार वो मुझे मारकर भाग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि सडनली वो ब्रिज पे से कूद के मर गई। और ये चीज मुझे तब पता चली जब मैं आईसीयू से बाहर आई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेहरू के बैक साइड में काफी ब्रूटली एक निशान रहता है। मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन जो मेरी बॉडी के पीछे निशान थे ना चोट के, और वो हमेशा मुझे दर्द करते रहते थे, वो हमेशा मुझे याद दिला देते थे। वो एकदम श्राप की तरह मेरे पीछे पड़ी है। जिसके बाद मुझे आखिरकार ये जानना है कि आखिरकार उसने मुझे क्यों मारने की कोशिश करी। तब यहाँ पे नेहरू बताते कि इस रीजन से मुझे अपनी सिस्टर को वापस लाना है और उससे पूछना है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं नेहरू फिर से वही एग वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पे उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसको समझ नहीं आता है कि आखिरकार रियल वंडर किलर कौन है। वो बहुत कोशिश करती फाइंड आउट करने की। तभी उसको रियलाइज होता है कि एक बार मैं इस लड़की के ऊपर ही अटैक करके देखती हूँ। तो जैसे उस लड़की के ऊपर वो शूट करती है तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नेहरू गन से उसके बाल के ऊपर शूट कर देती है और वहाँ पर ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचाना। तभी वहाँ पे नेहरू बोलती है कि मेरे नर्व सिस्टम से पता चला। उसके बाद बोलती है कि आज के बाद कोई भी तुम्हें सुंदर नहीं बोलेगा, ओके बाय। देन आई एक लड़की का हाथ पकड़ के भाग ले रही थी क्योंकि उनके पीछे पड़ जाते हैं सीनो इविल्स। सडनली क्या होता है कि इन सीनो इविल्स का कलर हो जाता है चेंज और ये लोग बन जाते हैं हेटर्स। हेटर्स बेसिकली वो है जो कि सीनो इविल्स से भी काफी डेंजरस होते हैं और वंडर किलर से भी, और ये काफी खतरनाक भी। देन क्या होता है कि आई और वो लड़की एक सेपरेट रूम में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पे आई उस लड़की के चोट के वहाँ पे पट्टी लगा देती है। फिर उसके बाद बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि रहता है योशिदा आई। उसके बाद आई बोलती है कि जब तक तुम्हारा चोट ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। देन सडनली क्या होता है कि आका और ओरा आका इन दोनों को टीवी पे देख रहे रहते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग छुप नहीं सकते हो, तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। देन क्या होता है कि चारों मिलकर एक डायलॉग बोलते हैं, हमारा ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव है वंडर एग प्रायोरिटी। एंड देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं जहाँ पे आई सो के उठ गई रहती है और ब्रेकफास्ट करती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं क्या सोच रही हूँ कि डिनर के लिए मैं सुकीयाकी बनाती हूँ। आई बोलती है कि सुकीयाकी तो आप स्पेशल डे पे ही बनाते हो। देन उसकी मॉम बोलती है कि आई शायद से तुम्हें ना मिस्टर सावाकी से थोड़ी सी बात करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही है। तो आई बोलती है कि हाँ ठीक है मैं सोचूंगी। एंड देन नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग फाइनली आका और उरा आका के पास पहुंच चुके हैं। तब वहाँ पे आका और उरा आका इन लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन
बोलते हैं और कहते हैं कि फाइनली तुमने एक गेम की तरह लेवल अप कर ही लिया है। यहाँ पे रिका बोलती है कि पहले ये बताओ कि वो हेटर्स क्या है। सो बेसिकली ये हेटर्स इन चारों के सपने में आ रहे हैं। तभी उराका उन चारों के लिए एक बॉक्स में 4 पेंडेंट लेके आता है और बोलता है कि ये तुम एक तरीके से गिफ्ट समझ लो या फिर तुम लोग का जो लेवल अप बूस्ट हुआ है ना वो समझ लो। बेसिकली ये तुम्हारे हेल्प के लिए है। तभी नेहरू पूछती है कि आखिरकार इसका यूज कैसे करेंगे। तभी वहाँ पे आका बोलता है कि तुम्हें इसी वर्ल्ड के अंदर इन लोगों को हैच करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें हाथ से इसको ऊपर से रब करना पड़ेगा, तब जाके ये अराइज होगा, तब जाके ये लोग अपने एग में से बाहर निकलेंगे। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस अपने हाथ से इसको दबा के थोड़ी सी गर्मी देनी है और उसके बाद ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मत करना क्योंकि इसे अकेले में ही ट्राई कर सकते हैं। एग में से जो पेट्स जैसे ही बाहर आएगा, जैसे वो सामने जिसको पहले देखेगा वो उसको अपना पेरेंट समझ लेगा। और उसके बाद अगर तुम्हें इसको बाहर लाना है तो तुम्हें वेनी वर्ड यूज करना पड़ेगा और अंदर भेजना है तो तुम्हें रेडी वर्ड यूज करना पड़ेगा। और ये सारे वर्ड्स बेसिकली लैटिन के हैं। तभी वहाँ पे बाद में ये लोग डिस्कस करते हैं कि हे तुम लोग को क्या लगता है आखिरकार इसके अंदर क्या होगा। तो रिका बोलती है कि नेहरू को, हे तुम मेरे साथ स्वैप करोगी क्या। तो नेहरू बोलते बिल्कुल भी नहीं। तब रिका बोलती कि मैं तो चाहती हूँ ना इसको बहुत गंदा वाला हेल्पर मिले। तभी थोड़ी देर बाद ये तीनों नोटिस करते हैं कि आई काफी डिफरेंट लग रही है क्योंकि आज आई थोड़ी सी उदास रहती है। सो देन क्या होता है कि फाइनली ये लोगों ने उस एग को हैच कर ही दिया है और उस एग में से इन लोगों के लिए अलग अलग हेल्पर निकलता है। जहाँ पे हम लोग रिका का देख सकते हैं कि टर्टॉइस की तरह दिखता है और आई का एक फ्रॉक की तरह और नेहरू का एकदम स्नेक की तरह है। जहाँ पे हम लोग को मोमोई का शायद से कैमेलियन की तरह दिखता है वो। तो फिर क्या होता है कि आई फिर से अपने एग वर्ल्ड में आ चुकी है और वहाँ पे इस बार उस लड़की को बोलती कि तुम चिंता मत करो, इस बार हम लोग के लिए एक हेल्पर है। सो वेनी बोल के उस हेल्पर को लाती है और वो काफी बड़ा वाला क्रिएचर बन जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि वो सारे हेटर्स को खा जाता है। आई ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी आका एक्सप्लेन करता है कि हाँ, क्योंकि हेटर्स इनके फेवरेट फूड होते हैं इसलिए वो आसानी से उसको खा सकते हैं। तभी आई और ये लड़की दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक रूम के वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे आई पूछती है क्या तुम बता सकती हो आखिरकार तुमने अपने आप को क्यों मारा। तो वो लड़की बताती है क्या है कि एक्चुअली मैं घोस्ट को देख सकती हूँ, लेकिन इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता था मेरे। मैं बहुत लोगों को बोलती थी लेकिन वो लोग मुझे पागल समझते थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक बार हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन वहाँ पे मुझे कई सारे भूत दिखाई देने लगे जिससे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उनकी आवाजें मेरे कानों में चुभ रही थी। इतने स्कैरी दिख रहे थे वो लोग, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए मैं अपनी जान ले ली। और वो लड़की थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है जिसके बाद आई बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ वरना वंडर किलर आ जाएगा। तो वो लड़की बोलती इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वंडर किलर पहले से ही यहाँ पे है। एंड देन वो वंडर किलर आई के पे काफी जोरदार अटैक कर देता है, मतलब कि यहाँ पे जो वंडर किलर है वो इनविजिबल है। एंड देन फिर सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि आई बात ले रही रहती है और नहा धो के जाती है डिनर करने के लिए। तभी वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि आई मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या कि हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे तुम्हें बता दे, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। आई ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो हम वो सब चीजें नहीं करेंगे, इसमें तुम्हारा कंसल्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें बताई। सो उसके बाद फिर सीन चेंज हो जाता है और मोमोई काफी ज्यादा खुश हो जाती है ये बात सुन के कि उसके अंकल और आई की मॉम एक दूसरे को डेटिंग कर रहे। लेकिन रिका बोलती कि इसमें तुम एक्साइटेड क्यों हो रही हो, अरे ये कितनी खुशी की बात है, फाइनली आई मेरी फैमिली मेंबर बनने वाली है। तभी आई के फेस पे हम लोग देखते हैं कि वो सैड रहती है। तो उसके फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्यों अनहैप्पी हो। तो आई बोलती है मैंने उन लोग को बोल दी कि आपको जो करना है करो, मुझे इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन फ्यूचर में अकेली एक रूम में रहने वाली हूँ जहाँ पे मैं तुम लोगों से मिलने कभी कभार ही आऊंगी, हमेशा नहीं रहने वाली हूँ तुम लोग के साथ। तभी मोमोई बोलती है क्यों, लेकिन तुम्हें अपने रियल डैड के लिए बुरा लग रहा है क्या। तो आई बोलती कि नहीं, वो एक्चुअली डिवोर्स्ड है, मतलब कि वो किसी और लड़की की अफेयर के चक्कर में मेरी मॉम से डिवोर्स ले लिया। तभी मोमोई बोलती है तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है इन सब से। तो रिका बोलती है कि मोमोई तुम्हें समझ नहीं आता है क्या, तुम ये बताना चाहती हो कोई तो मरी है, इसमें मेरे अंकल इन्वॉल्व हैं। पहले ही मैंने बोल दी थी कि मेरे अंकल ऐसे नहीं है, फिर भी तुम लोग शक कर रहे हो। तभी वहाँ पे रिका एक्सप्लेन करती है कि अगर कोई बिना शादी के एक दूसरे के साथ में रह रहे तो वो लिव इन रिलेशनशिप है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना वो उनके बच्चों से काफी ज्यादा हेट करते हैं, इसलिए मोमोई समझो तुम। तो मोमोई बोलती है कि तुम तो मेरे अंकल को ना अपनी मॉम के जो पसंद करे हुए अंकल है ना उससे तो कंपेयर ही करना बंद कर दो, समझी क्या। तो रिका बोलती क्या बोली तूने। तभी क्या होता है कि नेहरू बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर साहब
सावाकी हमारी जैसी एज वाली गर्ल्स को पसंद करता होगा और उसे आई काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने आई की मॉम को जस्ट एक मोहरा बनाया है जिससे वो आई के साथ रह सके। ये बातें सुन के मोमोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से गुस्से के मारे चली जाती है। तभी आई उसको खूब मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो सुनती नहीं है। तभी क्या होता है कि नेहरू उसके पास आती है आई के और बोलती है इसकी मैटर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इमोशनली और कॉम्प्लेक्स भी। मतलब कि शायद से ये भी हो सकता है कि आई क्या तुम भी मिस्टर सावाकी को पसंद करती हो? ये सुन के आई टोटली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। देन सीन फिर चेंज हो जाता है और आई पहुंच जाते अपने एग वर्ल्ड में। वहाँ पे इनविजिबल वाला जो वंडर किलर रहता है वो उस लड़की को काफी ज्यादा परेशान करता है और मारता है। वहाँ पे आई उठ के उसको खूब मारने की कोशिश करती है लेकिन वो वंडर किलर आई को उल्टा काफी ज्यादा मारने लगता है और काफी ज्यादा हावी पड़ जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि आई नीचे गिर जाती है और वहाँ पे वो लड़की वहाँ पे ब्रेसलेट आई के अंदर फेंकती है। तो जैसे ही आई उस ब्रेसलेट को टच करती है तो ग्लो करने लगता है और आई अपना पूरा पास्ट याद करने लगती है। कोईतो का मिस्टर सावाकी को पसंद करती है कि नहीं, ये सारे पास्ट को याद करके आई काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और ये जैसे उसके हाथ में पड़ता है तभी वो तुरंत ही उस वंडर किलर को फाइनली वो इजिली देख सकती है और वहाँ पे उस वंडर किलर को खूब मजा चखाती है और काफी ब्रूटली उसको मार देती है वहीं पे। तब जाके आई उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की बोलती है क्या तुमने मेरे पे बिलीव किया था? तो आई बोलती है कि हाँ बिल्कुल। सो उसके बाद ये लड़की फाइनली गायब हो जाती है। सो देन क्या होता है कि आई फाइनली प्रेजेंट टाइम में आती है और वहाँ पे वो सो रही रहती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि आई मिस्टर सावाकी जा रहे, क्या तुम्हें उनसे मिलना है? तो मिस्टर सावाकी बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मैं उससे नेक्स्ट वीक मिल लूंगा। उसके बाद क्या होता है कि आई बात ले रही रहती है और उसकी मॉम और आई दोनों कहीं घूमने जा रहे रहते। तभी आई सडनली उठती है और कपड़े विपड़े पहन के तुरंत ही भागने लगती है मिस्टर सावाकी के पीछे। एंड देन फाइनली वो मिस्टर सावाकी से मिलती है और तो मिस्टर सावाकी बोलते हैं कि आई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तब आई बोलती है कि सर मैं फाइनली स्कूल जाने वाली हूँ। सो उसके बाद यही पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।